जो भी कंपनी दवा का लाइसेंस मांगेगी सरकार से, उसके ऊपर पहले से ये एक ऑब्लिगेशन होगा, पाबंदी होगी कि इन 117 दवाओं का उत्पादन उस कंपनी को जरूर करना पड़ेगा, और बाकी कोई और दवा वो बनाना चाहे तो उसके लिए सरकार सोचेगी। तो जरूरी दवाओं का उत्पादन इस तरह से इस देश में शुरू हुआ, कानून की मदद से, कानून के माध्यम से, और धीरे धीरे भारत के लोगों को जरूरी दवाएं उपलब्ध होने लगी। आज़ादी जब आई थी और उसके लगभग पहली पंचवार्षिक योजना के पूरा होने तक ज़्यादातर जरूरी दवाएं बाहर से आयात होती थी, विदेशों से आती थी। लेकिन ये कानून जब बन गया हमारे देश में, तो विदेशों से आयात होने वाली दवाओं की संख्या लगातार घटती गई और धीरे धीरे देश में ही उत्पादन बढ़ता चला गया और मरीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध दवाएं हो गईं, जो बहुत ज़रूरी थी। फिर हमारे बाज़ार में एक नया दौर आया और बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में एक साथ प्रवेश किया। हमारे देश की सरकार की नीति बदल गई। पहले हमारे यहाँ नीति ये हुआ करती थी कि विदेशी कंपनियों के हाथ में दवाओं के उद्योग को न छोड़ा जाए, देश की कंपनियों पर भरोसा किया जाए, स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए, स्वावलंबी देश को बनाया जाए दवाओं के उत्पादन में। क्योंकि दवा एक ऐसी संवेदनशील वस्तु है जिसका उत्पादन अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है, तो वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मान लीजिए देश में कोई महामारी फैल गई, प्लेग फैल गया। अब आप कल्पना करिए कि प्लेग में काम आने वाली दवाएं अगर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है, सारा उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के एकाधिकार में है, या विदेशी कंपनी पूरी तरह से आयात करके उस दवा को लाती है, तो महामारी के समय में वो कंपनी सरकार के साथ बोलेगी कि भाई ये 100 रुपए की दवा है, हम तो इसको 1000 में बेचेंगे, 10,000 में बेचेंगे, आपकी मर्जी है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए। तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि दवा के व्यापार पर और उसके मूल्य पर पूरा नियंत्रण सरकार का अगर नहीं है और किसी विदेशी कंपनी के हाथ में कोई एक मोनोपोली आइटम आ गया जिसको वो कंपनी पूरी तरह से मुनाफेखोरी में बदल देगी, तो आपके लोग तो मर जाएंगे बिना दवा के, बहुत महंगी दवाएं हो जाएंगी। और विदेशी कंपनियां अक्सर ऐसे समय का इंतज़ार करती रहती हैं कि कब कोई बड़ी महामारी फैले। कई बार तो महामारी फैला दी जाती है ताकि उनकी दवाएं बड़े पैमाने पर बिक सकें। तो भारत देश की संसद ने इस विषय पर बहुत बहस की। श्रीमती गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनका पहला लक्ष्य ये था कि गरीब लोगों को सस्ती दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, आवश्यक दवाएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था और उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगाई और पूरी ईमानदारी से काम किया, और उसका परिणाम निकला कि भारत दवाओं के उत्पादन में 1970 तक आते आते आत्मनिर्भर हो गया। पहले जहां हम विदेशों से आयात करते थे अधिकतर दवाएं, फिर यहीं बनने लगी सारी दवाएं। बाद में क्या हुआ, 1990-91 से हमारे देश की सरकार ने नीति में बदलाव किया और ऐसा बदलाव कर दिया कि विदेशी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकें, बाहर से आ सकें, और दवा के क्षेत्र को भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर खोल दिया गया। नतीजा ऐसा खराब निकला कि भारत के बाज़ार में दवाओं की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ीं वैसे वैसे दवाएं बढ़ीं। पहले विदेशी कंपनियां बहुत नियंत्रित थीं, फिर उन पर नियंत्रण खत्म हुआ, अंधाधुंध विदेशी कंपनियां बाजार में आईं और उन्होंने बाजार में ऐसी ऐसी दवाएं लाके डालना शुरू किया जिनकी कोई ज़रूरत नहीं दूर दूर तक, जो बेकार की हैं, गैर जरूरी हैं, जिनको आप इरेशनल कह सकते हैं, इरेलीवेंट कह सकते हैं। ऐसी दवाओं का पूरा बाजार भर गया। अभी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे देश की सरकार का ये कहना है कि बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस हैं जो बिक रहे हैं, और हाथी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 117 दवाएं हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए। 117 दवाएं जरूरी हैं, आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए, और बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस बिक रहे हों, तो किसी भी डॉक्टर को ये चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। हाथी कमीशन की रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संशोधन किया। WHO के विशेषज्ञों की एक टीम भारत आई थी
और भारत सरकार के साथ उनका लंबा वार्तालाप हुआ, तो WHO के विशेषज्ञों का ये कहना था कि ये जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट काफ़ी पुरानी है